नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार आज थोड़े से बेहतर मूड में है। उस तरह से तो बिकवाली नहीं मार्केट्स में, हालांकि वोलेटिलिटी ज़रूर है। फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी प्रेशर हायर लेवल से मार्केट्स ने दिखाया, फिर लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक और अभी भी हरे निशान के अंदर ही इंडिसेस कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में है। 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है सेंसेक्स में। निफ्टी भी करीब 0.5% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक आज रफली 1% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में है, वहाँ पर पूरी तरह कोई तेज़ी नहीं आई है, लेकिन हाँ इतनी खराबी भी नहीं है। 50-50 का रेशियो मान लीजिए आप, करीब 1017 शेयर जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं और करीब 1400 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए, क्योंकि मिड कैप हरे निशान में है और स्मॉल कैप लाल निशान के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एटलीस्ट फ्राइडे के सेशन के कंपैरिजन में मार्केट्स ने एक अच्छा कमबैक दिखाया है। लेट्स सी ये सस्टेनेबल होता है कि नहीं, सेकंड हाफ में चलता है कि नहीं, इन सब पे हम बातचीत करेंगे ही। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, हमारे जानकारों से अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आप अलग अलग माध्यमों के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ साथ money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी भी है, जिस पे भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ ये शो क्योंकि अब यूट्यूब पे लाइव रहेगा, तो आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमसे सीधे सीधे बातचीत कर सकते हैं और अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमसे चर्चा कर सकते हैं। IPO मार्केट को लेकर भी, बजिंग स्टॉक्स को लेकर भी और उसके अलावा अपने सवालों को लेकर भी। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ sharadmishra.com के शरद मिश्रा जी मौजूद हैं। शरद सर से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैं वैसे ही बातचीत करता आया हूँ, आज मनी 9 पे पहली बार उनसे बातचीत कर रहे हैं। शरद सर, पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ये चश्मा चेंज किया है क्या आपने वो तेजी देखने के लिए? हाँ सुमित जी, थोड़ा चश्मा लग गया एक्चुअली, 1 नंबर का। ये मुझे लगा वो कि आप एक मंदी जी, नहीं देखने का अलग चश्मा है, तेजी देखने का अलग चश्मा है, ऐसा कुछ रखा आपने? नहीं नहीं, थोड़ा लैपटॉप पे काम करके सुमित जी, मतलब चश्मा लग आपने गया। इतना बहुत काम बहुत किया कि आपका लैपटॉप भी खराब हो गया था 2 दिन पहले। कुछ ज्यादा ही कॉल जनरेट हो रही है लग रहा है। जी जी, मैं लैपटॉप का चार्जर, वो लैपटॉप चेंज करता था, खराब हो गया था। और सुमित जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके नए वेंचर के लिए। आप हमेशा से थैंक यू, अच्छा काम करते थे थैंक यू शरद और सर, मुझे थैंक यू, उम्मीद है आप यहाँ थैंक पे यू। बहुत अच्छा काम करेंगे और बिल्कुल आप जैसे पहले शाइन करते थे वैसे ही करते रहेंगे। ऑल द थैंक यू बेस्ट। शरद सर, थैंक यू हमेशा साथ देने के लिए, बातचीत करने के लिए और हमेशा हर मुकाम पे जहाँ जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ वहाँ आप हमारे साथ रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शरद सर, आज मार्केट को देख के क्या लग रहा है? ये नए चश्मे के साथ लग रहा है बाउंस रुकेगा या निकले जाएगा, अभी सेल ऑन न्यूज़ हो जाएगा, मतलब सेल ऑन हायर साइड होगा? मार्केट्स कैसा लग रहा है आपको? देखिए, 3 दिन से आप देखेंगे तो लगातार 3-4 दिन से लगातार शॉर्ट कॉल बिल्डअप, शॉर्ट साइड पे बिल्डअप है एफआई का। कल फिर फ्राइडे को देखिए 29,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे एफआई ने ऐड किया। एफआई का लॉन्ग पोजीशन 31% के आसपास है। सुमित जी, आप तो क्लोजली ट्रैक करते हैं डेटा। देखिए, जो बाउंस बैक आया था 23,300 के पास, वो करीब 22-23% एफआई इंडेक्स लॉन्ग के आसपास से आया था। कल देखिए शॉर्ट पुट करीब 40% के आसपास बिल्डअप था फ्राइडे को, तो एक पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल था। लेकिन जो जिस तरह का डेटा शेप अप हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में स्पॉट में देखूं 23,815 875 ये बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर पूरी तरह से कॉल राइटर का जोन है, तो सेल ऑन राइज का व्यू यहाँ पर बिल्कुल बना रहेगा। मुझे लगता है कि अब जो नया बेरिश बेस बन गया है वो 24,000 24,066 ये स्पॉट का बेस है। 24,000 पे बड़ा कॉल राइटर प्लेस्ड है। जब तक ये नहीं निकलेगा, बाय ऑन डिप्स का व्यू नहीं बनेगा। नाउ ऑन द डाउन साइड 23,350 23,500 ये वो जोन है जो एक बड़ा सपोर्ट का जोन है। समझ जी, ये जोन मुझे लगता है कि इस पूरे जोन में 23,350 23,500 नीचे की तरफ, ऊपर 24,000 24,066 कुछ दिन कंसोलिडेट हो जाए बाजार तो बहुत अच्छी बात है। बाजार धीरे धीरे डिस्काउंट करेगा कि अगली आरबीआई के एमपीसी मीटिंग में क्या इंटरेस्ट रेट कट होगा, क्या 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा, फूड इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या रहेगी, सब चीजें बाजार डिस्काउंट करेगा। बुलिश बेस देखिए जून का 23,115 के आसपास है, वो नहीं टूटना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल टूटेगा भी नहीं। तो अब ये जो जोन मैंने डिस्कस किया 23,350 23,509 ऊपर 24,000 24,066 इस जोन में कंसोलिडेशन और इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,715 873। नाउ बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो नया बेस जो बेरिश बेस बना है वो 51,630 51,775
इस जोन में 51,600 58 में बड़ा कॉल राइटर का प्लेसमेंट है। और नीचे की तरफ आप देखिए सपोर्ट है 50,650 50,670, ये जोन अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर पुट राइटर का अच्छा बेस है। मैक्स टू मैक्स अगर गिरावट आएगी तो 49,660 49,900, ये जो जून के बाद का एक बुलिश बेस है, यहाँ पे एक स्विंग लो बन सकता है। बट मुझे लगता है कि 50,650 670 और ऊपर 51,630 51,775 के आसपास ये पूरा कंसोलिडेशन रहेगा। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन था 50,900 51,030 वो आज कट गया, उसके ऊपर ही खुला आज बैंक निफ्टी। तो देखिए वहां पर पुट राइटर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या इस जोन को पुट राइटर बचा पाता है। अगर बचा ले गया तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक नॉच निफ्टी से बेहतर है। तो बैंक निफ्टी से एक नॉच बेटर है। लेकिन शरद सर, जो जंक्चर आपने निफ्टी का आइडेंटिफाई किया है उसमें हम बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, ना हम शॉर्ट जा सकते हैं यहाँ से, ना हम लॉन्ग जा सकते हैं यहाँ से। सो दोनों ही सूरतों में क्या अभी हम वेट एंड वॉच ज्यादा बेटर सिचुएशन है? बिल्कुल, हमेशा आप देखिए सुमित जी, आप तो क्लोजली डेटा ट्रैक करते हैं। कभी भी कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच का जो जो कॉल राइटर का स्टॉप लॉस है, पुट राइटर का स्टॉप, उसके बीच में कुछ ना करिए। जब आपको एक्सट्रीम जोन में मिले, अगर आपको पुट राइटर के जोन में मिले तो आप खरीदिए, कॉल राइटर के जोन में मिले तो बेचिए। तो इसमें क्या करना है, जब तक दोनों में से एक जोन टूटेगा नहीं ऊपर या नीचे, आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आप ट्रैप हो जाएंगे। जब तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मुझे लगता है अगर 50 900 51,030 का बेस सस्टेन हो जाता है, आज जो गिरावट है 51,170, ये कहीं डिसेंट क्लोज कहीं आपको मिल जाए स्पॉट में 51,280 के ऊपर, बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है रिस्की ट्रेडर 50 900 51,030 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी को कैरी कर सकते हैं। निफ्टी को थोड़ा सा निकलने दीजिए, निफ्टी को 23,800 15,873 के ऊपर 76 के ऊपर निकलने दीजिए, तब इसके अंदर थोड़ा सा बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कंजर्वेटिव रहा जाए तो ये पूरे साइड को प्ले हो जाने दीजिए, दोनों में से एक तरफ कोई व्यू बनने दीजिए, इसके बाद ही ट्रेड बनेगा। तो थोड़ा सा अभी वेट करिए, और दो जिस्ट हैं इसके, रादर एक तो वेट करिए, दूसरा बैंक निफ्टी एक नॉच बेटर है निफ्टी से। शरद सर की ये राय है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आगे हम शरद सर से सवाल जवाब तो शुरू बातचीत करेंगे ही, लेकिन कुछ स्टॉक्स भी आपके सामने लेके आते हैं जो अभी एटलीस्ट निफ्टी के गेनर हैं, निफ्टी के लूजर हैं। जरा एक बारी मोटा मोटा आउटलुक ले लीजिए। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज ट्रेंड का नाम आपको शुमार दिखाई पड़ेगा। वहां पे खरीदारी है, जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी है, आईटीसी और इंडसइंड बैंक, यहां पर कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप लूजर्स की अगर बात की जाए तो आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग टीसीएस में है, पावर ग्रिड में है, मारुति है, हीरो मोटोकॉर्प है, जहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। मिड कैप के गेनर्स की अगर बात की जाए तो फिनिक्स मिल्स, सेल, बंधन बैंक, जुबिलेंट फूड्स, जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सत्र में दिखाई पड़ेगी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो उसमें प्रेस्टीज एस्टेट है, फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ट्रैवनकोर है, पतंजलि है, नायका है, जहां पर थोड़ी सी बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप गेनर्स पे इंटेलेक्ट डिजाइन एक शानदार तेजी में आज ये कामकाज कर रहा है। एसडब्ल्यू सोलार में अच्छा ऑर्डर का इंपैक्ट है। एम्बर एंटरप्राइजेज और एफएल इंडिया, ये दोनों ऐसे नाम है जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप लूजर्स में आज गो डिजिट, ये एक दिन तेजी एक दिन मंदी लगातार दिखा रहा है, वो आज भी है। जेंसार टेक, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और साथ साथ डेटा पैटर्न, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर थोड़ा सा प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप गेनर, स्मॉल कैप लूजर के बाद एफएनडो गेनर, एफएनडो लूजर में लोधा लिमिटेड, जहां पर अच्छी खरीदारी है। सेल, जेएसपीएल, बीएचईएल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एफएनडो में एक अच्छी बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। एफएनडो के लूजर साइड पर प्रेस्टीज एस्टेट, नायका, केपीआईटी टेक और जोमैटो, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर आज थोड़ी सी बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। आज मेटल में लीड कर रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील और सेल, जहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। शरद सर, दो नाम इनमें से आइडेंटिफाई किए मैंने, एक है ट्रेंड और दूसरा है बीएचईएल। ये दोनों में आज एक अच्छे अपमूव है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि ट्रेंड के अंदर एक मूव बिल्कुल बना रह सकता है। एक अच्छा बेस इसके अंदर कहीं आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 6690 स्पॉट और वही समवेयर अराउंड 6900 के आसपास का अच्छा बेस बन गया है। लेकिन ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस भी है 7050, ऊपर 7180, इस जोन में रेजिस्टेंस है। तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल राइटर्स, वहां पर आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं। पिछले 4 सप्ताह से वो जोन टूट नहीं रहा है, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है कंसोलिडेशन है, अच्छा बेस नीचे की तरफ बना हुआ है। अगर थोड़ा सा भी निफ्टी का सपोर्ट मिल जाए तो आपको ये 7450 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऑप्शन में भी और फ्यूचर्स में भी इसमें पोजीशन ली जा सकती है। तो ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी पोजीशन को यहाँ पर आप लेकर चल सकते हैं।
चलिए अब दर्शकों के सवालों के जवाब की शुरुआत करते हैं और बहुत सारे दर्शकों के सवाल आने शुरू भी हो गए हैं। पहले दर्शक हैं निधि चार्ल्स, इनके पास इशरत सर आपको आपके प्रशंसक भी हैं और आपके लिए सवाल है हिताची एनर्जी पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 13,200 रुपये के दाम पर खरीदारी है। कितने समय के लिए इसे होल्ड करें, क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल, तो देखिए पहले भी मैंने हिताची एनर्जी के ऊपर आपको सलाह दी है। मुझे लगता है कंपनी के रिजल्ट हमेशा अच्छे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट इसके पास रहेंगे। देखिए एचवीडीसी प्रोजेक्ट के अंदर आप देखें तो अच्छी कॉम्पिटेंसी है कंपनी के पास। जो अगर आप देखेंगे तो करीब वंदे भारत का करीब 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है इनके पास। डबल डिजिट EBITDA मार्जिन फाइनेंशियल 25 में मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा सा रिजल्ट में हल्का सा प्रॉब्लम हुआ था, तो इस वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। बट मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए बहुत बढ़िया। देखिए दोबारा इसने बेस बना दिया है 11,600 के आसपास। अब ये जो ट्रेजरी पकड़ रहा है ये 16,300 का कम से कम भाव आपको यहाँ से दिखाई देगा। एक अच्छा बेस आपका 12,600 के पास बन गया है। तो हिताची एनर्जी और सीजी पावर, ये दोनों जो दर्शक लगातार देखते हैं हमारा शो, ये जानते हैं ये दोनों बिल्कुल मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है इसमें डिप बाय होना चाहिए और मुझे लगता है अच्छा ट्रैक्शन हिताची एनर्जी में बना रहेगा। तो ट्रैक्शन तेज रहेगा और कई सारे टेक्निकल, फंडामेंटल, मल्टीपल टेलविंड्स आपको शरद सर ने एक ही बार में बता भी दिए। सो आप उनको आधार मानकर यहाँ पर बने रह सकते हैं स्टॉक के अंदर। ONGC पे एक सवाल पूछनी है रेनू सिंघल जी, इनके पास 282 रुपये के दाम पर, एवरेज दाम पर खरीदारी है। क्या करना चाहिए शरद सर ONGC के अंदर? जी, तो देखिए मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। अगर इस पर्टिकुलर वीक में थोड़ा स्टॉक सस्टेन कर जाए 245 के ऊपर, अभी 249 का स्पॉट है, 239 का स्पॉट है, तो एक अच्छा ट्रेंड इसके अंदर बन सकता है। एक बुलिश हार्मी पैटर्न इसके अंदर कंप्लीट होगा। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक पुल बैक आपको 260 रुपए तक मिलेगा। 260 के ऊपर चलने पर ही इस पे एक बड़ी बुलिशनेस आएगी। उसके ऊपर निकल जाएगा तो आपको बहुत आराम से 295 300 का टारगेट मिलेगा। वो इतना आसान नहीं है। अगर आप अभी है तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कहीं 230 के आसपास रखना चाहिए। कभी भी आपको 230 के पास 2-4 दिन उसके नीचे खिसक के सस्टेन करे तो आप पोजीशन काटिए। तो इस हफ्ते थोड़ा नज़र रखिएगा। वैसे भी ये हफ्ता अदरवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपायरी भी है, ईयर एंडर भी है, ट्रंकेटेड वीक भी है, तो बहुत सारी चीज़ों का आप अदरवाइज भी नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल जो है वो प्रतीक अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं, क्या ये ADF फूड में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? इनके पास 1000 शेयर हैं और 273 रुपये के दाम पर खरीदारी है। इनका नज़रिया 3 से 6 महीने का है और ये थोड़ा गिर भी रहा है। तो अगर यहाँ पे स्टॉप लगाया जाए तो कहाँ पर होना चाहिए और मुनाफा लेना चाहिए तो कहाँ पर लेना चाहिए? देखिए बिल्कुल अभी लंबे चार्ट पर भी देखेंगे तो पॉजिटिव करंट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज है, कुछ समस्या नहीं है सच। अभी भी इसका जो बुलिश बेस बना था 300 रुपए के आसपास, उसको वहां के काफी ऊपर चल रहा है स्टॉक। मुझे लगता है सस्टेन करना चाहिए स्टॉक को। लेकिन जो गिरावट है, अगर आप बहुत लंबी अवधि के हिसाब से हैं तो आप ये मान करके चले 300 रुपए के पास इसका बेस बनेगा। अगर आप थोड़ी छोटी ट्रेडिंग के हिसाब से है तो 316 रुपए पर इसका बेस है। 316 के नीचे किसी 2-4 दिन खिसक करके नीचे बंद हो तो एक बार पोजीशन काटिएगा। नीचे आपको दोबारा मिलेगा 300 रुपए के आसपास, 300 रुपए 290 रुपए के आसपास आपको दोबारा मिलेगा। ट्रेंड कंटिन्यू है स्टॉक के अंदर। ये इस बार स्टॉक ने अगर कहीं 330 रुपए का जोन निकाला तो आपको बड़ा टारगेट ऊपर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर होल्ड कीजिएगा। 430 रुपए तक के टारगेट आपको मिलेंगे। मोटा मोटा साल भर का भी मान लीजिए। बहुत अच्छा ट्रेंड इसके अंदर है। अभी काफी ऊपर के लेग्स बाकी हैं इसमें। तो फिलहाल तो बने रहिए सर और धीरे धीरे आप ट्रेल करिए। आपको ये बात मेंशन भी की गई कि आपके जो लेवल्स हैं वो ठीक है और शरद सर ये बात आपको समझा भी रहे हैं कि धीरे धीरे आप ट्रेल करते रहिए, अपने प्रॉफिट्स को आप बढ़ा सकते हैं। सो आप अभी बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक सवाल वितु राय जी का है। ये चंबल फर्टिलाइज़र के 165 शेयर लेकर बैठे हैं 520 रुपये के दाम पर और शरद सर आपके प्रशंसक भी हैं राय साहब। तो क्या राय रखते हैं आप चंबल फर्टिलाइजर के लिए, कंसीडरिंग कि अब अगले 2-3 महीने में बजट भी है तो शायद प्री बजट मूव में ये सब आमतौर पर चलते भी हैं, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए चंबल फर्टिलाइजर का रिजल्ट बहुत मॉडरेट था लेकिन इसके प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे थे। आने वाले क्वार्टर्स के जो मार्जिन के प्रोजेक्शंस थे बढ़िया थे। मुझे लगता है स्टॉक बहुत अच्छे से चला भी है। अगर आप देखेंगे तो
बेसिकली लंबे चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक का करीब 440 450 नीचे, ऊपर की तरफ 550 565। ये जोन निकल जाएगा 550 565, जल्दी ही इसका निकल जाएगा ऊपर। ये स्टॉक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम इसके अंदर अगर आप 2 क्वार्टर का समय देंगे तो 650 675 रुपए तक के टारगेट खुलेंगे। एक ब्रेकआउट बिल्कुल इसके अंदर पेंडिंग है। मुझे लगता है बिल्कुल अगर आप बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहें। थोड़ा स्टॉप लॉस डीप है, 400 450 के आसपास आता है, बट थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखिए उसको, ये चलेगा। तो उस स्थिति में आपको 550 565 के ऊपर निकलने पर 650 675 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। जिसको नया खरीदना है उसको कोई डिप मिल जाएगा 485 के आसपास, या इस वीक में ही सस्टेन कर जाए कहीं 515 के ऊपर, तो भी आप एक कॉल ले सकते हैं। मुझे लगता है एक अच्छा मूव इसके अंदर अभी पेंडिंग है। एक अच्छे मूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं। फिलहाल बने रहने की राय आपको शरद सर दे भी रहे हैं। अब गाजियाबाद से हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, प्रदीप जी हैं बातचीत करने के लिए। प्रदीप जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, क्या हाल चाल? ठीक है सर जी। मैं सर जी सर जी मेरे पास सर जी तो स्टूडेंट के 2000 शेयर हैं सर, उससे क्या क्या करें, वो होल्ड करें या अभी कैसे? और कितना समय आप दे सकते हैं आइनॉक्स विंड को? सर जी मैं चालू सर जी मेरे पास सर टाइम में करें एक साल 2 साल तक के लिए। ओके, तो क्या करना चाहिए शरद सर? आइनॉक्स विंड 2000 शेयर हैं, 210 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। अच्छी ऑर्डर बुक है, अच्छे इनफ्लोज हैं, न्यूज फ्लोज टेलविंड में है। क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल, देखिए आइनॉक्स विंड के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है देखिए सुजलॉन बहुत चल गया। आइनॉक्स विंड देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी अच्छे मूव्स इसके अंदर अभी और भी पेंडिंग है। बिल्कुल सही आपने बात बोली, बढ़िया ऑर्डर बुक है, परफॉर्मेंस भी कंपनी का बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर आपको रहना चाहिए। यहाँ पर अभी ऊपर के लेग्स और खुलेंगे तो अगर करंट भाव पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि 182 के आसपास का भाव है। एक 196 का जो इसका बड़ा सपोर्ट था उसको इसने तोड़ा है पिछले 2 सप्ताह में, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है एक अच्छा बेस नीचे की तरफ कहीं आप देखिए तो 160 से 170 की जोन में एक अच्छा बाइंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। अच्छा डिमांड जोन है। मुझे लगता है कम से कम अगर ये कहीं 100 अगर इमीडिएट लेवल पर 180 के बाद भी सेटल कर जाए तो भी आपको बहुत अच्छा पुल बैक मिलेगा। 180 वो जोन है जो अगस्त के फर्स्ट वीक में जहां पर ब्रेकआउट आया था स्टॉक के अंदर, उस जोन में भी सेटल कर जाए तो भी आपको खरीदारी का मौका देगा। नहीं तो अगर नीचे गिर के 160 170 मिले तो वेल एंड गुड। एक टेक्निकल पुल बैक आएगा 196 तक, उसके ऊपर स्टॉक बुलिश हो जाता है, फिर आपको 240 और ऊपर 280 तक का टारगेट मिलेगा। मैं ये कहूंगा इसको थोड़ा लंबी अवधि के लिए होल्ड कीजिए, बड़े टारगेट मिलेंगे आपको। तो बढ़िया प्रदीप जी, आपके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी लंबी अवधि के लिए खुल सकते हैं। बस आपको बशर्ते थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा समय के लिए होल्ड करना होगा। एक सुनीता पांडे जी का सवाल है, उनकी शिकायत भी है कि वो काफ़ी समय से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन सवाल लिया नहीं जा रहा। माफ़ी चाहेंगे सुनीता जी उसके लिए। पहले तो ऑयल इंडिया पर इनका सवाल है शरद सर, इन्होंने खरीदारी कर रखी है करीब 545 रुपये के दाम पर। 420 430 ये शेयर अभी चल रहा है, 8 के मल्टीपल पर है, 3% की यील्ड है, अपने बेस के आसपास ही कहीं घूम रहा है। करना क्या चाहिए इसमें ने? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल ठीक आपने बोला। यहाँ पर देखिए अगर स्टॉक को देखिए तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक दबाव है 490 के नीचे फिसलना। थोड़ा सा पिछले 4 सप्ताह में जोन के नीचे फिसला है, थोड़ा सा वीकनेस आ गई है अब। लेकिन मुझे इसके बावजूद भी लगता है जो अगर लंबे अवधि में देखेंगे तो मार्च के बाद जो इसमें कंसोलिडेशन हुआ था जिस जोन में, वो था 385 से लेकर के ऊपर की तरफ करीब 435। इस जोन में ही स्टॉक दोबारा कंसोलिडेट कर सकता है। वहां पर एक बार कंसोलिडेट कर जाए 385 435 के बीच में, 1-2 सप्ताह ग्रीन कैंडल आपको दिखाए तो बिल्कुल आप बुलिश रहिएगा। मुझे लगता है दोबारा ये 490 तक का पुल बैक आपको देने की संभावना है। बुलिशनेस तब आएगी जब 490 के ऊपर चलेगा, तो जब 490 पहुंचे तब आप देखिएगा प्राइस एक्शन क्या है, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। ओके, चंदन जी का एक सवाल है एशियन पेंट्स पर। 62 शेयर हैं और 2380 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। वैसे तो इनका नजरिया नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर कोई भी निवेशक जिसका छोटी अवधि का निवेश है वो और किसी का लंबी अवधि का निवेश है वो क्या करे एशियन पेंट्स में? तो देखिए एशियन पेंट्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास था वो कहीं ना कहीं चैलेंज होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी को भी लगता है कि कॉशियस आउटलुक है। Q3 में हाई बेस है, पिछले साल का डिमांड कंडीशंस थोड़ा सा टिपिड है।
मुझे लगता है कि वेडिंग सीजन और जो इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसके वजह से हो सकता है एक पुल बैक एशियन पेंट में देखने को मिले। लेकिन कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखिए यहाँ पर काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो उसका असर सीधे सीधे स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है देखिए ग्रॉस मार्जिन में जिस तरह से डिक्लाइन हमको देखने को मिला है, अगर आप पीबीटी मार्जिन में भी देखिए वहां भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये कॉम्पिटिटिव डिस्काउंटिंग हो रही है स्टॉक के अंदर। तो इस वक्त ये देखना कि स्टॉक कहां जाके सेटल करेगा ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये बेसिकली आप देखें तो फरवरी 2021 का जो बेस था करीब 2188 2200 का, वहां पर आकर के ट्रेड कर रहा है। मुझे तब तक इसके अंदर कुछ बाय नहीं दिखाई देता जब तक कि कोई एक सप्ताह करीब एक ग्रीन कैंडल अच्छा सा दे आपको, तब आपको एक बुलिश बेस देगा खरीदारी करने का। तो इंडसइंड बैंक और एशियन पेंट ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर मुझे लगता है अभी थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। प्राइस एक्शन में भी इसको थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, एक सप्ताह कम से कम ग्रीन कैंडल दे, तब आपको एक सिग्नल मिलेगा कि आप इसमें खरीदारी करिए। इवन देन मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा एशियन पेंट से अभी दूरी बनाइए। थोड़ा आप दूरी रहिए, लेकिन ठीक है अभी स्टेबल होने दीजिए, सिचुएशन थोड़ी संभलने दीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए। शरद सर मान रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सवाल है नितेश कुमार साहब का और इनका नजरिया है 6 महीने का। आप क्या कहेंगे शरद सर? बिल्कुल, तो देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मुझे लगता है बिल्कुल साहब यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। तो देखिए सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो उसके भी जीडीपी पर भी उसके ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ी सी थकान रही है, एक चॉपीनेस रही है, लेकिन मुझे लगता है एक 300 से 305 रुपए के आसपास का एक बेस बन गया है। ज्यादा अच्छा लगता है कि 340 के ऊपर सस्टेन हो जाता, कभी 340 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो आपको 375 तक के टारगेट ऊपर देखने को मिलेंगे। एक मूव इसमें बड़ा आना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो जो मूव इसके अंदर नवंबर के सेकेंड वीक्स के बाद से बना था, वो अभी भी एक अच्छा बुलिश बेसिस को 300-305 के आसपास देता है। तो अगर आप इस सप्ताह अगर ये ग्रीन कैंडल आपको दे जाए फ्राइडे को, तो बिल्कुल आप इसको 300 रुपए के बेस पर पकड़ लीजिएगा। आपको 340 तक का एक मूव देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ा मूव तभी आएगा जब 340 के ऊपर निकलेगा तो 375 का टारगेट पकड़िएगा। अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि क्या आईआरबी इंफ्रा का शेयर लेने लायक है, अभी क्या लेना ठीक रहेगा उनके लिए? बिल्कुल साहब, देखिए बिल्कुल जो आईआरबी इंफ्रा को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। अदर देन दैट कंपनी के अच्छे मार्जिन हैं। अगर आप Q2 में देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेटेड इनकम में 7% का इंक्रीज हमें देखने को मिला था, जबकि कंसोलिडेटेड टॉल रेवेन्यू 600 करोड़ के आसपास का बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगता है ऐसा कि जो सेकेंड क्वार्टर में मॉनसून बहुत ज्यादा रहा था, जिसकी वजह से टॉल कलेक्शन और ईपीसी एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिली थी। तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी Q3 में बढ़ती हुई दिखाई देगी। मार्जिन्स में भी कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा। तो मैं आईआरबी इंफ्रा को लेकर के पॉजिटिव हूँ। स्टॉक में एक अच्छा बेस 52 रुपए के आसपास बन गया है। अच्छा लगता अगर ये 58 रुपए सस्टेन हो जाता, पिछले 3 सप्ताह में सस्टेन नहीं हो पाया, हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। अगर ये 57-58 का सस्टेन कर जाएगा, 52 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए, तो मुझे लगता है बहुत आराम से आपको 66 से 72 रुपए तक के लेवल ऊपर आईआरबी इंफ्रा में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल मैं इसको लेकर के पॉजिटिव हूँ। तो पॉजिटिव है। 58 सस्टेन कर जाता है तो और बढ़िया सिचुएशन बन सकती है, लेकिन हाँ बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटका चलते हैं, वहां पे हमारे साथ रीना जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। रीना जी नमस्कार। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार रीना जी, क्या हाल चाल है आपके? हाँ, वैसे तो मार्केट थोड़ा आगे पीछे हो रहा है जी मैम। उसके हिसाब से पोर्टफोलियो का भी आगे पीछे होना तो बनता ही है। मगर मेरा एक क्वेरी था, मैंने आज ही मेरे 916 के रुपीज से टाटा मोटर्स के शेयर थे एक 125, उसमें मैंने 50 शेयर सेल कर दिया है। ओके। एंड बीईपीएल में मैंने हाल ही में उसको परचेज किया था अंशु सर के रिकमेंडेशन से। ओके। मेरा 138 का बाइंग है। मेरा एक क्वेरी था, वो भी थोड़ा ऊपर जाके शायद मार्केट की वजह से नीचे आ रहा है जी। मैं इसको जो भी मैंने टाटा मोटर्स पे सेल किया है उसको बीईपीएल में शिफ्ट कर सकती हूँ क्या? मैं 1 साल के लिए वेट भी कर सकती हूँ? ओके। तो क्या करना चाहिए शरद सर, इनके पास भंसाली इंजीनियरिंग के शेयर इन्होंने 138 रुपए के दाम पे खरीदारी की है और 138 के आसपास ये भी कामकाज भी कर रहा है।
इन्होंने टाटा मोटर्स में कुछ पोजीशंस अपनी हल्की की हैं, तो उस टाटा मोटर्स की पोजीशन से जो पैसा आया है ये भंसाली में ऐड कर सकती हैं या अभी वेट करें, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके लिए मिलेगी आगे? बिल्कुल, देखिए साथ में से ऐड कर दो, अगर आप टाटा मोटर में हैं तो पेंसिलरी को देख लीजिए, सीआई ऑटोमोटिव देख लीजिए, और ओनो मिंडा देख लीजिए, सोना बीएलडब्ल्यू देख लीजिए। ये सब कंपनियां अच्छा करेंगी। इस क्वार्टर में भी थोड़ा बहुत हो सकता है दबाव देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में अच्छा करेंगी, तो वहां ध्यान रख सकते हैं। नाउ भंसाली इंजीनियरिंग देखिएगा, मुझे लगता है बहुत अच्छा इसमें एक सपोर्ट बना है। करीब आप देखेंगे तो नीचे की तरफ 126 से 130 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक को। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है 156 रुपए के आसपास, लेकिन अभी भी ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का नजरिया इसके अंदर रखना चाहिए। अगर आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल आप बना के चलिए, 125 रुपए पे स्टॉप लॉस है, जब तक उसके नीचे ना खिसके, उसके नीचे खिसक के 2-3 दिन सस्टेन ना करे, पोजीशन को सेल मत कीजिएगा। मुझे लगता है जैसे 156 के ऊपर निकलेगा या आपको 190 रुपए तक के टारगेट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो आप करंट भाव से भी देखिए अच्छा खासा करीब 40% का अपसाइड मुझे दिखता है। लेकिन ये मूव मैं तब एंटिसिपेट करूंगा 156 के ऊपर निकल जाएगा तो 20-22% का मूव आपको ऊपर मिलेगा। तो 125 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, एंटिसिपेट करिए 156 के ऊपर निकले। जब निकले तब आप दोबारा सुमित जी को फोन करिएगा, जो एनालिस्ट होंगे आपको अच्छे एडवाइस देंगे। तो अभी तो आप वेट करें, 156 ऊपर निकल जाए तो आप दोबारा एक बार उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बेटर ऑप्शंस के लिए अभी यहाँ पर तो एटलीस्ट ऐड मत करिए, थोड़ा और नीचे मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए 156 के लिए आप इंतजार करके रख सकते हैं स्टॉक के अंदर। इसके अलावा रिलैक्सो पे एक सवाल आया है हितेश जैन साहब का। इनका ये कहना है कि ये लगातार शेयर नीचे गिर रहा है, घबरा तो नहीं रहे लेकिन ये और खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ खरीदारी करनी चाहिए क्या इन्हें शरद सर, या फिर वेट करें अभी? तो देखिए बिल्कुल, अगर आप कंपनी को भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि सिक्वेंशियली देखिए रेवेन्यू में एक डिग्रोथ हमको देखने को मिली थी, तो और इबिडा में भी देखिए एक डिग्रोथ हमें देखने को मिली थी। और वैसे भी आप देखिए तो अर्बन कंजम्पशन स्लो डाउन है। देखिए जब से नेस्ले का रिजल्ट आया, ईटीसी आया, सभी ने देखिए डिस्कस किया कि कंजम्पशन स्लो डाउन है अर्बन एरिया में, तो उसका असर रिलैक्सो पर भी देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स है उनको खरीदने के लिए। बट रिलैक्सो थोड़ा सा मुझे तो चार्टिकली देखिए यहाँ पर थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। स्टॉक बहुत अच्छा नहीं सस्टेन कर रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप क्यों खरीद रहे हैं, आपके पास अगर कुछ अपना कोई न्यूज है तो आप जरूर इस पे ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर आप खरीदना चाहते हो तो कैंपस एक्टिववेयर की, अगर आपको इसी सेगमेंट में जाना है तो कैंपस एक्टिववेयर की तरफ ध्यान दीजिए। तो मोरलेस सेम पी पर ट्रेड करते हैं। और आप बाटा इंडिया पर भी ध्यान दे सकते हैं, सस्ता स्टॉक है, 50 के पी पर ट्रेड कर रहा है और अच्छे जो है मार्जिन्स रहते थे पहले, तो वो वहां पर आपको जरूर एक अच्छा वैल्यू बाइंग मिल सकता है। चार्टिकली रिलैक्सो पे अभी मैं खरीदारी की राय नहीं दूंगा, लेकिन बाटा पर और कैंपस एक्टिववेयर पर आप अगर चाहें तो एक कॉल ले सकते हैं। तो आपके सामने विकल्प रख दिए हैं दो। अगर आप रिलैक्सो नहीं लेना भी चाह रहे हैं तो भी आपके सामने एक कैंपस फेयर या बाटा, जो इंडस्ट्री लीडर्स भी हैं, वो भी आपके सामने रख दिए, तो आप उनको भी एज एन ऑप्शन देख सकते हैं। अब अमृतसर चलते हैं, वहां पर हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी सुन पा रहे हैं? हाय सर, नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने पीसी ज्वेलर्स के शेयर लिए हैं मैंने। ये स्प्लिट के बाद, स्प्लिट से पहले? हाँ जी, स्प्लिट के बाद लिया आपने? हाँ जी, स्प्लिट के बाद लिया मैंने। ओके। स्प्लिट हुआ था तभी लिया था मैंने, 18 रुपए 90 पैसे के समथिंग कुछ मैंने। ठीक है। 560 शेयर है मेरे पास। ओके। तो वो कितना समय और दे सकते हैं इसे राहुल जी? हाँ जी, कितना समय और दे सकते हैं आप इसे? 4-5 महीने दे सकता हूँ मैं। 4 से 5 महीने दे सकते हैं। शरद सर, इनका सवाल है पीसी ज्वेलर्स पर। 18 रुपये 90 पैसे के दाम पे खरीदारी है, ये एडजस्टमेंट के बाद की खरीदारी है, लेकिन ये भूल नहीं सकते कि एक बहुत बड़ी तेज़ी स्टॉक ऑलरेडी दिखा भी चुका है। उसके बाद इसमें स्टॉक स्प्लिट आया है। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए? भी होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल पीसी ज्वेलर को होल्ड करना चाहिए। अच्छे नतीजे आए थे। मुझे लगता है एक बेस बहुत अच्छा 14 रुपए के आसपास बना हुआ है। सेकेंड क्वार्टर में जिसके भी रिजल्ट अच्छे रहे हैं वो आप देखिएगा मोरलेस एट पार ही रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि सिचुएशन इंप्रूव ही होगी यहाँ से कंजम्पशन की। मुझे ऐसा लगता है
लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। तो बिल्कुल आप देखेंगे तो देखिए पीसी ज्वेलर 14 रुपए के आसपास का है, 14 साढ़े 14 रुपए के आसपास का अच्छा बेस बना है। उसी जोन में जो आपका 13 रुपए 40 पैसे, 14 रुपए 40 पैसे, इस जोन के नीचे जब तक जाके सस्टेन ना करे मत बेचिएगा। मुझे लगता है इसके अंदर बुलिशनेस बनी हुई है, पॉजिटिव करेक्टर और मूविंग एवरेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन आता है 18 रुपए 50 पैसे, 19 रुपए 30 पैसे के आसपास का। ये अगर ऊपर की तरफ निकाल देगा तो जैसा मैं एक्सट्रापोलेट करूंगा अगर इसको, तो मुझे लगता है कि 26 रुपए तक के टारगेट भी आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए करीब 2 से 3 क्वार्टर का समय आपको देना पड़ेगा। ओके, तो आप बने रहिए, समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन आपके लिए बने रहने की राय शरद सर की तरफ से है। चंद्रवती देवी जी का एक सवाल है, इनके पास एंजल वन के 30 शेयर हैं, 2900 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है स्टॉक के अंदर। ये भी एक ऐसे स्टॉक है जहाँ पर एक बहुत बढ़िया तेज़ी आई है। सो यहाँ क्या करना चाहिए, बने रहें या फिर निकल जाएं? तो देखिए बिल्कुल एंजल वन के अंदर बहुत अच्छी तेजी बनी थी। मैं अब थोड़ा सा ब्रोकिंग शेयर्स को लेकर के मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, क्योंकि अब जैसे अगर आप देखेंगे जिस तरह से बाजार गिरा है, सेकंड चीज जब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हुई है, ऑब्वियसली उसको कंपेंसेट करने की कोशिश की गई एफएनओ स्टॉक्स ऐड करने से। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि वॉल्यूम किस तरह से ब्रोकर्स के बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो थोड़ा सा ब्रोकर्स को, जहां तक सुनने में आ रहा है कि ब्रोकर्स को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है एंजल वन की तरफ। मुझे लगता है कि जो ये मैक्सिमम जो सपोर्ट आता है वो 2740 रुपए, नीचे की तरफ 2630 रुपए के आसपास आता है। बैरिश है स्टॉक, मुझे लगता है उस जोन तक एक बार स्टॉक जरूर टेस्ट करेगा। वो जोन में जाके कंसोलिडेट ना करे, 2630 के नीचे चला जाए, सस्टेन करे, तो आपको मुझे लगता है कि आपको एक बार पोजीशन काटनी चाहिए। अगर ये 3000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तभी मैं इसके अंदर बुलिश रहूंगा, वहां पर एक अच्छी बाइंग दोबारा देखने को मिलेगी और उस स्थिति में अपना ऑल टाइम हाई करीब 3900 रुपए के आसपास दोबारा स्टॉक जाता हुआ आपका दिखाई देगा। बट कैविएट है ये 3000 के ऊपर उसको सस्टेन होना चाहिए, लेकिन अभी इसके अंदर वीकनेस अभी वीकनेस है, लेकिन 3000 के ऊपर सस्टेन करता है तो शायद तेजी और बढ़ सकती है। मानस जी का एक सवाल है, टाटा टेक पर करीब 125 शेयर हैं 1060 के दाम पर, लगातार प्रेशर में है, साल के नए निचले स्तर हिट कर रहा है, यहाँ क्या करें? तो देखिए मैंने सेकंड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा था, अच्छी खासी ऑर्डर बुक इन्होंने शो किया था, लेकिन वो कुछ दिखाई नहीं दिया। पता नहीं, मतलब स्टॉक के कंपनी के रिजल्ट्स भी लगातार खराब रहे। तो इसका देखिए मुझे लगता है 935 के आसपास एक बड़ा सप्लाई जोन बन गया है। ये स्टॉक ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर और भी गिरावट हो सकती है। तो अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो मुझे लगता है शायद ये स्टॉक धीरे धीरे करके 820 830 की ट्रेजेक्टरी में भी जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल भी बॉटम फिशिंग मत कीजिए। आईटी में आपको बहुत अच्छी बेट्स मिल रही है। देखिए लगातार अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग देखें, एआई देखें, बीएफएसआई सेगमेंट देखें, बढ़िया ग्रोथ है यूएस में। तो आप टाटा टेक को छोड़ करके देखिए एप्पल, मैंने जो है इस शो में ही जून में ही रिकमेंड किया था परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस कोफोर, उसके प्रॉफिट बुक हो गए। अभी भी आप एचसीएल टेक है, इसके बाद टेक महिंद्रा है, एलटीआई माइंट्री है, एप्पल इंडिया है, तो ये सारे शेयर्स आप होल्ड, इक्लर्क्स है, इक्लर्क्स, मुझे लगता है ये सारे शेयर्स आप होल्ड कर सकते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, जबरदस्ती बॉटम फिशिंग मत कीजिए जी। तो टाटा टेक अभी के लिए एटलीस्ट आप अवॉइड करिए, और बहुत सारे विकल्प आपको शरद सर पहले ही बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, आप उनको एक बार को देख सकते हैं अगर आप आईटी में रहना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा एक सवाल आया है राहुल अग्रवाल साहब का, सिंगापुर से आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आपके फ़ैन भी हैं शरद सर। इनके पास अपडेटर सर्विसेज के शेयर हैं करीब 426 रुपये के दाम पर, हालिया लिस्टिंग है, क्या करना चाहिए इसमें? जी, तो देखिए बिल्कुल देखिए साहब 386 का भाव है। मुझे लगता है पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक चल रहा है, बढ़िया है, हायर हाई हायर लो बना करके स्टॉक चल रहा है। बेस बहुत अच्छा है 375 रुपए के आसपास, तो जब तक ये 375 ना तोड़े बने रहिए। मुझे लगता है जैसे ये कहीं 400 रुपए के ऊपर निकलेगा, 395 400 के ऊपर निकलेगा, दोबारा अपना ट्रेंड रिज्यूम करेगा। तो 375 रुपए टच एंड गो का स्टॉप लॉस मत रखिएगा, जाके उसके नीचे 2-4 दिन सस्टेन करिए, पोजीशन तभी काटिएगा। अगर आपने आईपीओ के टाइम पे लिया तो ठीक ठाक पैसा वैसे भी आपको बन रहा है, 280 रुपए 190 रुपए स्टॉक ऑलरेडी 386 आपको मिल रहा है। तो देखिए एक स्टॉप लॉस डालिए 375, 400 के ऊपर निकलने दीजिए, दोबारा आप ट्रेंड रिज्यूम करेगा, प्रीवियस स्विंग हाई 438 का तोड़ेगा, उस केस में फिर ये 460 465 470 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस के साथ बने रहना। ओके, एक बजाज हाउसिंग पर सवाल पूछ रहे हैं हितेश जैन साहब। इनके पास
ये पूछ रही क्या ये 100 रुपए के नीचे भी जाएगा क्या? स्टॉक आउट ऑफ बस तो हो चुका है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए इसमें? जी तो देखिए, वर्स्ट आगे हाउसिंग फाइनेंस का जो वर्स्ट था वो बिल्कुल आपने देख लिया। तो अब मुझे लगता है कि अब इसको बेचने का सवाल नहीं होना। अगर आपने आईपीओ के खुलने के दौरान या उसके बाद नहीं बेचा, तो तब आप उसको अभी आप बेचने का मतलब नहीं है। अब आप उसको होल्ड कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे तो कैनफिन होम, पीएनबी हाउसिंग, तो होम फर्स्ट, इन सब के अच्छे नतीजे आए थे। बजाज हाउसिंग के नतीजे भी ठीक ही ठाक आए थे। हाउसिंग सेक्टर के अंदर, अफोर्डेबल हाउसिंग में देखिए ग्रोथ देखने को मिलेगी। रियल्टी सेक्टर के अंदर देखिए अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये दूसरी बात है, एमआर में ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है हाउसिंग सेक्टर में एक ग्रोथ है। अब मत बेचिए, अब होल्ड कर लीजिए, जहां जा रहा है उसको जाने दीजिए। जब 125 पे ऑल टाइम लो पे आ गया है तो एग्जिट करने का मतलब नहीं है। होल्ड कर लीजिए, एक क्वार्टर का समय दीजिए, आने दीजिए कि इंटरेस्ट रेट कट आने दीजिए फरवरी मार्च में जब कभी आता है, देखिएगा स्टॉक पे क्या असर पड़ता है। मुझे लगता है कोई भी पुल बैक आएगा 150 रुपए के पास, 100 से 100 रुपए के पास, तब सोचिएगा, सुमित जी को दोबारा फोन लगाइएगा, तब पूछिएगा किसी से कि साहब इसका क्या करना है। शरद सर, सवाल ये मुझे फोन करेंगे भी, जवाब तो आप ही को देना है। मैं तो सिर्फ सवाल आप पे टॉस कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा। खैर नहीं आगे बढ़ते चलिए, विकास जी वैसे मौजूद है, उस पर बातचीत करेंगे। और दूसरी चीज, शरद सर एक बड़ी गर्मी लग रही है आपको, पीछे पंखा चल रहा है, उस पर तो मुझे बात करनी है अभी आके, लेकिन विकास जी पहले जरा बात कर लूं। विकास जी नमस्कार। विकास सर सुन पा रहे हैं आप? चलिए उनका सवाल एक बार ले लेते हैं, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन उनका जो सवाल था वो है कि उन्होंने अदानी ग्रीन के 45 शेयर ले रखे हैं 1174 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? शरद सर, अदानी ग्रीन बहुचर्चित शेयर है, पूरा ग्रुप ही रादर बहुचर्चित है, क्या करें? देखिए अदानी एनर्जी सोल्यूशन आए, इनके रिजल्ट बड़े अच्छे आए थे। टाटा अदानी पावर के रिजल्ट बहुत बड़ा अच्छा लगा था देख करके। लेकिन इसके बाद जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है अदानी ग्रुप के अंदर, देखिए अगर आप मार्च 23 से सितंबर 24 में देखें तो डेट टू एबिटा में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ग्रुप एज ए होल। लेकिन इतना ज्यादा न्यूज फ्लो होता है कि स्टॉक सस्टेन नहीं होता है। 873 का एक लो बना था। मुझे लगता है दोबारा स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा अडानी ग्रीन के अंदर। अगर कोई भी पुल बैक आता है तो 1200 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा। 1200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 1550 का टारगेट खुलेगा। लेकिन अभी आपका 830 का 870 का स्टॉप लॉस है, उसको लगा करके रखिए। उसके नीचे फिसल जाए तो बेचेगा, वरना बने रहिए। जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कीजिए। 1200 के ऊपर निकलने की स्थिति में 1550 का टारगेट पकड़िएगा। तो 1200 की स्थिति निकलने में 1550 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक सवाल आया है, उन्होंने अपना हैंडल दिया, सिस्टम के नाम से उनका हैंडल है। उन्होंने CDSL की 1882 रुपये की बाइंग की हुई है और एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंसीडरिंग कि ये स्टॉक भी एक एग्जॉर्बिटेंट तेजी दिखा चुका है, अभी ये क्या करें? जी तो देखिए बढ़िया रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद स्टॉक ने एकदम बड़ी तेजी दिखाई। तो देखिए जिस तरह के रिजल्ट आ रहे थे ब्रोकिंग कंपनीज के, एएमसीज के, तो बिल्कुल CDSL का बढ़िया रिजल्ट आया। स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिखाया। 1480 1485 पर बढ़िया बेस बना, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। अब स्टॉक थोड़ा गिरावट की तरफ है। तो मुझे लगता है कि गिर करके अगर आपको कहीं 1680 के आसपास मिल जाए बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे लगता है उतना नहीं गिरेगा। जिस वीक में भी ये आप इसको ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस वीक में भी ये ग्रीन कैंडल दे दे आपको, क्योंकि स्टॉक में बुलिश स्ट्रेंथ है और बनी रहेगी। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे साफ दिख रहा है कि थोड़ा मोमेंटम कंसोलिडेशन है, फिर ये ऊपर चलेगा। तो इमीडिएटली आप बॉटम फिशिंग ना करें। जिस वीक में आपको ग्रीन कैंडल दे दे, फिर उसका अगले वीक में लो पकड़ के मंडे को आप खरीदारी कीजिएगा, आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। मुझे लगता है अगर इसने प्रीवियस स्विंग हाई 1980 निकाला तो ये 2400 रुपए की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल ये दूसरा जो है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह चले उस तरह से मुझे लगता है CDSL में भी एक बड़ी तेजी पेंडिंग है। ओके, अनीता शर्मा जी का सवाल है, ये केफिन टेक पर एक सवाल पूछ रहे हैं। करीब करीब 400 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है शेयरों में और ये शेयर वैसे भी लगातार नए हाइस बना रहा है, क्या करना चाहिए अब? जी तो देखिए जो भी रिजल्ट अच्छे दे रहे थे, जितने भी देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं, बढ़िया रिजल्ट आए हैं। तो देखिए 1376 का भाव है, मुझे लगता है ये और ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। अभी 1228 के पास इसका बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है। कोई भी अगर मान लीजिए इस वीक में ही कहीं ये 1435 के ऊपर चला जाए फ्राइडे को, तो बिल्कुल आप 1330 के स्टॉप लॉस से पकड़ लीजिएगा। अभी ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रेंथ है। अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं तो 1800 तक के भाव इसके करीब 1 से 1.5 क्वार्टर में खुलते हुए दिखाई देंगे। मतलब 3 से 4 महीने में आपको और मिल जाएगा।
तो केफिन टेक और CDSL दोनों ही बढ़िया स्टॉक आपके पास हैं, खूब आपको पैसा कमा के देंगे। ओके, सुखदेवी जी हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। सुखदेवी जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए क्या हालचाल है आपके? सर बहुत अच्छे हैं। और सर मैं रेगुलर व्यूअर हूँ मनी 9 का, और सर CNBC में मैं भी आपको बहुत दिन से फॉलो कर रही हूँ। Thank you, शरद ma'am. सर की भी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रही, लकीली आज फोन कनेक्ट हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू सुखदेवी जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। हर प्लेटफॉर्म पे है, हमारे प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं लेकिन आप साथ रहे हो तो अच्छा ही है, हर प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ आप रहे हो। 100% सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या सवाल है आपका? सर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिए है सर 990 पे 100 शेयर, तो अभी Okay. तो बहुत नीचे आ गया, और शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे मैंने। तो सर हमें थोड़ा स्टॉप लॉस और इसके क्या टारगेट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो जानना था। ओके, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट शरद सर 100 शेयर हैं, करीब खरीदारी 990 रुपये के दाम पर है और ऑल टाइम हाइस के आसपास ही खरीदारी की है इन्होंने। करीब 943-44 आ चुका है अभी, क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल, देखिए बेहतरीन मूव स्टॉक ने दिखाया है। एक ये स्टॉक और एक एम्बर इंटरप्राइजेस, देखिए बढ़िया मूव है। मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। 940 का भाव है, थोड़ा सा मोमेंटम इंडिकेटर्स पर ओवरबॉट दिखता है, लेकिन जिस तरह की स्ट्रेंथ है मुझे लगता है अभी और करीब 1150-1200 तक के लेवल्स पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब इसको लेने के लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्ले करने पड़ेंगे, क्योंकि काफी चल गया स्टॉक। अब आपका स्टॉप लॉस बनता है 890 रुपए पर, 940 का भाव है, 890 के पास अपना स्टॉप लॉस डालिए, फिर आप इसको खरीदिए। उसके नीचे निकल जाए तो बेच दीजिएगा। और मुझे लगता है कि अगर ये अपना स्विंग हाई 1022 के आसपास, इसका ऑल टाइम हाई है 1015 के आसपास, इसको निकालता है तो 1150 तक के टारगेट आपको, जो आप छोटा ट्रेड ढूंढ रहे हैं उसके अंदर आपको मिलेंगे। तो 890 पे स्टॉप लॉस डालिए, खरीद लीजिए। 890 का स्टॉप लेके आप बने रहिए, ये आपको राय दिया गया है। और मैम फिर से एक बारी बहुत बहुत शुक्रिया टीम की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। एक स्वाति मोरे जी का सवाल है, इनके पास हुडको के 258 रुपए के दाम पर खरीदारी के शेयर हैं, क्या करना चाहिए उसमें? बिल्कुल, देखिए एक और कंपनी जिसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आए थे, तो मुझे लगता है बिल्कुल हाउसिंग फाइनेंस में, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि महंगा स्टॉक है, इसके बावजूद स्टॉक बढ़िया चलता है। मुझे लगता है 228 के पास एक अच्छा बेस है, कहीं आपको डिप में मिल जाए तो 10 रुपए और डाल दीजिएगा, ये अच्छा करेगा। 250 के ऊपर कभी निकलेगा तो आपको 296 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल मुझे लगता है हुडको मुझे पसंद है, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें बाय ऑन डिप्स का नजरिया रखना चाहिए। चूंकि लंबा टारगेट है तो मैं 215 रुपए के बाद स्टॉप लॉस दूंगा। 237 का भाव है, 215 के नीचे खिसकेगा तभी आप बेचिएगा। 228 के पास ऐड कर सकते हैं। अभिषेक कुमार श्रीवास्तव साहब पूछ रहे हैं कि क्या नंदन डेनिम मल्टी बैगर बनेगा? और इन्होंने अच्छी चीज़ है, मल्टी बैगर स्पेलिंग सही लिखी है, आमतौर पे लोग स्पेलिंग गलत लिख जाते हैं। क्या लग रहा है आपको? जी तो देखिए अगर आप, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, ये इस इंडस्ट्री को अगर आप ग्रोथ देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये करीब 2009 के आसपास आप देखिए 70 बिलियन US डॉलर की हुआ करती थी, जो अभी 2023 में करीब 197 बिलियन डॉलर की थी। अब माना जा रहा है 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की हो जाएगी इंडस्ट्री है। तो सर ये प्रोजेक्शंस हैं, मैं आपको सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक छोटा सा वो देता हूँ। तो देखिए मुझे लगता है बिल्कुल, अगर जहां तक नंदन डेनिम का सवाल है, 14 का PE है, देखिए 730 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 11.5% के आसपास का रिटर्न है कैपिटल पर। तो अगर दूसरे कंपनीज इसके देखे, वेल्सपन लिविंग देखे, रेमंड लाइफस्टाइल वगैरह देखे, बहुत अच्छे स्टॉक चले हैं, वो भी रिलेटिवली सस्ते 22 और 24 के PE पर चलने वाले शेयर है। जिंदल वर्ल्डवाइड देखिए थोड़ा महंगा है, बढ़िया चला है। तो मुझे लगता है बिल्कुल 14 के PE का शेयर है, सस्ता है। और अगर कंपनी के नतीजे भी देखेंगे तो मुझे लगता है ठीक ठाक ही मुझे देखने को मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन रिलेटिवली इस बिजनेस को देखते हुए सबड्यूड है। जो एक समय 2021 में 9.5% का मार्जिन हुआ करता था, वो करीब 3.8% के आसपास के मार्जिन है कंपनी के। तो मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई है, थोड़ा डीप डाइव करने की जरूरत है। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी नहीं किया है, कभी इसको पढ़ूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक, अगर आप मल्टी बैगर, चूंकि आपने सवाल पूछा है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो शेयर्स मैंने नाम लिए आपको, ये सारे ही अच्छा करने वाले हैं। तो आप उस हिसाब से कोई एक दो स्टॉक सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ये चूंकि 5 रुपए के आसपास का शेयर है,
तो चार्टिकली भी आप देखिए तो एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में है, ₹2.36 के बाद से। तो आप छोड़ दीजिए इसको लेकर के। कभी भी मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत चार्ट देख लेते हैं तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाए तो बेचिएगा, वरना बनाए रखिएगा। मुझे लगता है इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो कंपनी भी अच्छे नतीजे देगी।